नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। आज से दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 की बैठक की शुरुआत हो चुकी है और बैठक में सीएम कई ग्लोबल कंपनियों के प्रमुखों से मुलाकात करने वाले हैं। झारखंड में निवेश का न्योता यहां दिया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री के नेतृत्व में झारखंड का प्रतिनिधिमंडल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक के दौरान दावोस में एक मजबूत और स्पष्ट मकसद के साथ शामिल होगा। इस मंच के जरिए झारखंड खुद को स्थिरता, ऊर्जा बदलाव, समावेशी विकास और औद्योगिक प्रगति जैसे वैश्विक मुद्दों पर एक जिम्मेदार और भविष्य के लिए तैयार राज्य के रूप में खुद को प्रस्तुत करने वाला है। तो मुख्यमंत्री का दावोस यात्रा आज से शुरू हो गया है और आज से मीटिंग का दौर भी शुरू हो जाएगा। वहीं इस यात्रा को लेकर सियासत बेहद तेज नजर आती है। बाबूलाल मरांडी ने यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि पहले भी ये लोग विदेश गए थे, कितने इन्वेस्टर्स लेकर आए, इनसे ये सवाल पूछा जाना चाहिए, इन्हें ये बताना चाहिए। वहीं जेएमएम ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि बाबूलाल मरांडी की बातों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। वहीं कांग्रेस ने भी बाबूलाल मरांडी के बयान पर पलटवार किया। क्या लगा, क्या लेकर के आए, थोड़ा देख लीजिए, सर्वे कर लीजिए, पता कर लीजिए, या सरकार के लोगों से ही पूछ लीजिए कि भाई क्या लेकर आए हैं, क्या लगा यहाँ पर। तो इसलिए ठीक है, सब लोग घूम रहे, मौज मस्ती कर रहे हैं, और क्या है। इनकी बातों को बहुत हल्के में लेना चाहिए। इस राज्य के लिए, इस राज्य की जनता के लिए हेमंत सोरेन जी की क्या सोच है, हेमंत सोरेन जी ने क्या कुछ किया, आगे क्या कुछ कर पाएंगे, ये तय करने की जिम्मेवारी झारखंड की जनता को। और झारखंड की जनता ने दोबारा एक प्रचंड बहुमत से उन पर विश्वास जताया है। तो ये जो खुन्नस है बाबूलाल जी की, वो खुन्नस बाबूलाल जी रघुवर दास पे उतार रहे हैं, क्योंकि रघुवर दास भी विदेश गए थे। रघुवर दास भी इस राज्य में हाथी उड़ाया था। क्या फलाफल आया? 108 एमयू रघुवर दास जी ने किया था, एक भी एमयू धरातल पे नहीं आया। तो मुख्यमंत्री का नाम लेकर के बाबूलाल जी ने रघुवर दास जी पर तंज कसा है। तो झारखंड में एक बार फिर से घुसपैठ गांव का मुद्दा उठने लगा है और इस मुद्दे को लेकर के झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के नेता चंपाई सोरेन ने कहा कि आदिवासियों की जनसंख्या लगातार घट रही है। हर गांव की जनता को यहां पर जागना होगा और ये जिम्मेदारी हम सब उठा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। चंपाई सोरेन के इस बयान का जेएमएम ने हालांकि पलटवार करते हुए जवाब दिया और कहा कि चंपाई सोरेन को जेएमएम ने पहचान दी। आज बीजेपी के गोद में बैठने के बाद उन्हें घुसपैठ नजर आ रहा है। वहीं कांग्रेस ने कहा कि चंपाई सोरेन ने राज्य सरकार से नहीं कहा, बल्कि केंद्र सरकार से ये कहा है, उन्हें उनसे कोई उम्मीद नहीं है। यदि जाए संताल परगना, ये जो डेमोग्राफी जो बदलने शुरू हुआ संताल परगना से पूरा झारखंड क्षेत्र में प्रभावित कर गया और वहाँ का आदिवासी का जनसंख्या घट रहा है, मूलवासी का भी जनसंख्या घट रहा है। तो हर गांव का जनता को ये भी हमने उस सारा मुद्दा को बताएंगे, जगा रहा है। और आने वाला दिन आप लोग को जनता का बीच से ही आना शुरू हो जाएगी। ये सपना आया था क्या? अपने मुझे लगता है 35-40 सालों का जो राजनीतिक सफर रहा झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ, और जिस मुक्ति मोर्चा ने उन्हें पहचान दी, जिस सोरेन परिवार ने उन्हें पहचान दिया, आज जाकर बैठ गए हैं भाजपा की गोदी में, तो उन्हें घुसपैठ दिखने लगा है। इन सब बातों से झारखंड की जनता को कोई लेना देना नहीं है। घुसपैठ मत चिल्लाइए चंपाई बाबू। असम से आकर भी एक नेता घुसपैठ चिल्लाता था, 2-3 और आए थे गुजरात और मध्य प्रदेश से। जनता ने इस मुद्दे को नकार दिया। स्वाभाविक तौर पे केंद्र सरकार से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। चंपाई सोरेन ने भी ये भी बातें भी ठीक कही है, क्योंकि घुसपैठियों को रोकने का काम अमित शाह जी का है, वो देश के गृह मंत्री हैं। जब उनसे कुछ नहीं हो पाएगा तो घुसपैठिए होंगे, लेकिन बिहार में कितने घुसपैठिए हैं ये चंपाई सोरेन जी को बताना चाहिए। चंपाई सोरेन जी इसी राज्य में मंत्री भी थे, इसी राज्य में मुख्यमंत्री भी थे। तो बताएं चंपाई सोरेन जी कि अपने मुख्यमंत्रित्व काल में वो कितने घुसपैठियों को चिन्हित करवाया।
और बड़ी खबर कोडरमा से आ रही है, जहां रांची से गायब बच्चा कोडरमा से बरामद कर लिया गया है और मांझी से गायब बच्चा कोडरमा में बरामद हुआ है। पंदवारा थाना क्षेत्र के राजा फिश शॉप के पास से बच्चे की बरामदगी की गई है। सूचना के बाद चंदवारा थाना प्रभारी ने बच्चे को बरामद किया। पुलिस को एक बच्चे के अकेले भटकने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद पुलिस वहां पर पहुंचती और बच्चे की पहचान कन्हैया कुमार पिता अर्जुन साव के तौर पर की गई। 11 दिसंबर को मांझी थाना से बच्चे के अपहरण का केस दर्ज करवाया गया था और करीब 1 महीने के बाद बच्चा बरामद किया गया है। बच्चा अपने पैतृक घर हाजीपुर से और मांझी जाने के लिए बस से निकला था और इसी दौरान बस वाले ने कोडरमा के उर्वा मोड़ के पास इस बच्चे को उतार दिया। खबर बोकारो से, जहां से 9 महीने से लापता वैष्णवी को हरियाणा से बरामद किया गया है। जानकारी के मुताबिक वैष्णवी 17 अप्रैल 2025 से अचानक से लापता हो गई थी और लापता बच्ची के पिता ने बेटी के अपहरण का मामला थाने में दर्ज करवाया था। 9 महीने के अनुसंधान और पुलिस की कड़ी मशक्कत के बाद वैष्णवी को हरियाणा के मानेसर से बरामद किया गया है। वैष्णवी कुमारी यूपी के बलिया के कृष्ण कुमार के साथ हरियाणा में रह रही थी। आपको बताते चलें कि साल 2023 में दोनों की कॉलेज में परीक्षा के दौरान मुलाकात हुई और फिर दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई, जिसके बाद कृष्ण कुमार ने वैष्णवी को शादी के लिए प्रपोज किया। लड़की ने तब मना किया था और लड़का नौकरी के लिए सऊदी चला गया। 17 अप्रैल को जब लड़का वापस लौटा तो दोनों फरार हो जाते हैं। वहीं माँ बाप ने दोनों के रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं होने की बात कही है। मैंने इन्हें बुलाया था कि मुझे जाना आप ही के साथ, क्योंकि मैं आपको बहुत चाहती हूँ, आपके बगैर रह नहीं सकती हूँ। कैसे ये शुरू हुआ? हम लोग का मुलाकात कॉलेज में हुआ था, वहीं से हम लोग का दोस्ती यारी शुरू हुआ, बातचीत किए, उसके बाद हम लोग का प्यार आगे बढ़ा। थाना में हम अपना अपहरण का दर्ज करवाए, बहुत परेशान हुए। यहाँ के प्रभारी भी परेशान थे कि कैसे इसका बेटी कहाँ गुम हो गई है। खोजते खोजते तब 9 महीना के बाद पता चला कि फलना जगह पर है, तो फिर थाना प्रभारी हमको खोज के ला दिया पिंडाजरा थाना के। अपहरण हुआ था आपका बेटी का? जी सर। कि नहीं हुआ? हम लोग को पता नहीं था सर, कैसे गई, कहाँ गई, नहीं गई, अपहरण से ले गया कि कैसे ले गया, हम लोग को तो पता नहीं था। कांड का अनुसंधान प्रारंभ किया गया और एक छापेमारी दल का गठन किया गया और एक टीम गठित करके मानेसर भेजा गया। वहां से लड़की को बरामद किया गया। पूछताछ के क्रम में लड़की द्वारा बताया गया कि वो 2017 में ही मैट्रिक पास की है। 2002 उसका डेट ऑफ ईयर है, डेट ऑफ बर्थ का ईयर 2002 है, यानी वह बालिग है। और जो व्यक्ति कृष्णा कुमार का बलिया का रहने वाला एक व्यक्ति है, उससे शादी कर ली। चूँकि दोनों बालिग हैं, इसलिए भारतीय संविधान की तरह वह अपना जीवन से जुड़े हुए वैवाहिक संबंध के से संबंधी जो तथ्य है उसके लिए निर्णय करने के लिए स्वतंत्र है। वहीं कानून व्यवस्था और खासतौर से बच्चों के लापता होने के मामले को लेकर बीजेपी विधायक सीपी सिंह, नवीन जायसवाल सहित बीजेपी के महानगर के नेताओं ने रांची एसएसपी से मुलाकात की। बीजेपी के डेलीगेशन ने एसएसपी को इस बाबत ज्ञापन सौंपा। मामले में सीपी सिंह ने पुलिस को तत्परता से कार्रवाई करने और ऐसे मामलों पर लगाम लगाने की बात कही है। जनता पार्टी के टीम, जिसमें हमारे महानगर अध्यक्ष, दोनों पूर्वी कश्मीर के जिला अध्यक्ष, हमारे माननीय विधायक नवीन जायसवाल जी, उनमें स्वयं आया है। तो कई मामलों पर हम लोगों ने चर्चा किया है और पॉजिटिव दृष्टि दिखाने का भी काम हुआ। बड़ी खबर रांची से, जहां पंडरा ओपी क्षेत्र में हुए गोलीकांड के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक देसी कट्टा, एक गाड़ी, फायरिंग के बाद का खोखा और कई मोबाइल फोन जब्त किए हैं। पूछताछ में खुलासा हुआ कि संजय पांडे के ग्रुप ने एक तरफा फायरिंग की थी और ये घटना जमीन कारोबार से जुड़े 55 लाख रुपए के विवाद को लेकर किया गया था। 15 जनवरी की रात 9:30 बजे के करीब टिस्का मोड़ के पास राजधानी मान्या टावर के बाहर कुछ गोलीबारी की घटना की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। इसमें फिर आगे जब त्वरित कार्रवाई करते हुए पीओ विजिट किया गया, उसमें वहां से अलग अलग तरह से एविडेंस कलेक्ट किए गए
और उसके आधार पर पुलिस ने 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। यही तथ्य सामने आया है कि आकाश सिंह और विकास सिंह का विवाद चल रहा था। रवि यादव और उनके जो साथी अन्य साथी उनके साथ जमीन को लेके कुछ 55 लाख या 60 लाख रुपए का कुछ इनका विवाद था। उसी विवाद के क्रम में ही सेम डे दोपहर में इनकी कुछ बहस भी हुई थी सुकुरहाटू में। संजय पांडे वाला जो ग्रुप था उनमें से ही कुछ लोगों के द्वारा फायरिंग कर दिया गया और जिसका पुलिस ने एडिक्वेट जो एविडेंस है वो भी कलेक्ट कर लिया है। खबर रांची से, जहां पूर्व मुख्यमंत्री चांपाई सोरेन ने पेशा नियमावली को लेकर एक बार फिर से तीखा और जोरदार हमला किया। दिल्ली रवाना होने से पहले न्यूज 18 से बातचीत में उन्होंने आरोप लगाया कि अधिसूचना उन लोगों को ध्यान में रखकर जारी की गई जो आदिवासी परंपरा और पूजा पद्धति को छोड़ चुके हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि आने वाले 4 से 5 सालों में आदिवासियों की जमीन, आरक्षण और अधिकार खत्म हो सकते हैं। दिल्ली से लेकर झारखंड तक की राजनीति एक नए दौर से गुजर रही है। हमारे साथ इस समय पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जी हैं। अभी दिल्ली रवाना होने वाले हैं, चूँकि दिल्ली में जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के जो चुनाव की प्रक्रिया है उसमें भी शामिल होंगे। दादा, दिल्ली जा रहे हैं, संगठन आज तो दिल्ली जा रहा है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव है और उसी में हम भी भाग ले रहे हैं। जा रहे हैं। हाँ, पार्टी का बात है। तो नामांकन तो एक ही है फिलहाल। नामांकन एक ही है तो समर्थन देना तो जरूर होता है, इसीलिए पार्टी का कम में जा रहा है। दादा, ये पेशा का जो नोटिफिकेशन आया है, जिस पेशा की आप बात कर रहे थे, जो पेशा 1996 संसद से लागू हुआ, तो क्या वो पेशा आपको लगता है कि यही है? देखिए, इस झारखंड प्रदेश में शेड्यूल एरिया में या प्रदेश का आदिवासी बड़ी बुरी तरह फंस गया है, क्योंकि आदिवासी लोग बहुत कुछ पहले जानने का प्रयास नहीं करते हैं या गांव में बड़ा सादा सरल रहते हैं। अच्छा, इसमें मिशनरी की बात आ रही है कि उनको खुश रखने के लिए ऐसा किया गया, क्या भी ऐसा मानते हैं जो आरोप लग रहे हैं? एक तरफ से तो वो लोग को रास्ता दे दिया है। अरे जो भाई माझी थान पेड़ के नीचे पूजा करने जाए थन जाने जोड़ छोड़ दिया, उसको आदिवासी नहीं कहा जाएगा। उसका जीवन शैली अलग हो गया है, हमारा जीवन शैली अलग है और वो उसी के लिए आपने इतना आदिवासी को आपने करा। एक दिन जिस दिन सब हो जाएगा, एक दिन सत्ता हम लोग का खत्म हो जाएगा, रिजर्वेशन में खत्म हो जाएगा और हमारा सरना स्थल, हमारा जाहिरतान, मस्जिद सब खत्म हो जाएगा, कोई जाएगा ही नहीं। अगर इस चीज़ को नहीं रुका तो बहुत दिन नहीं, 4 साल 5 साल में आपको ख़त्म कर देगा। दादा, पैसा की बात हो या फिर बात यहाँ पर निवेशकों को बुलाने की बात हो या राज्य की राजनीति की हो, जो चंपाई सोरेन ने पूर्व मुख्यमंत्री राज्य सरकार से बेहद खफा है, नाराज हैं। और कर में संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। तो नगर निकाय चुनाव भले ही गैर दलगत आधार पर कराए जा रहे हों, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग नजर आ रही है। नगर पंचायत और नगर परिषद क्षेत्रों में राजनीतिक दल अपने अपने समर्थित प्रत्याशियों को आगे बढ़ाने में जुटे हुए। जामताड़ा नगर पंचायत क्षेत्र में भी ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है, जहां जेएलकेएम पार्टी ने महिला मोर्चा के अध्यक्ष लवली दुबे को अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के रूप में समर्थन देने की घोषणा कर दी है। इसे लेकर शहर के किस्मों की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष मंतोष कुमार महतो ने की। उन्होंने कहा कि भले ही चुनाव दलगत न हो, लेकिन जामताड़ा नगर पंचायत में बदलाव के लिए पार्टी ने ये फैसला लिया। आज ऑक्सफोर्ड इंग्लिश स्कूल के प्रांगण में आज ये बैठक रखी गई है आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर। क्योंकि इस बार भी हम लोग जो प्रत्यक्ष रूप से जो हमारे प्रत्याशी होंगे लवली दुबे जी, उनको हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। शायद चुनाव नगर निकाय का जो चुनाव होगा वो संबल के अनुसार नहीं होगा, जिस कारण किसी न किन्हीं व्यक्ति को तो हमें सपोर्ट करना ही है। क्योंकि जो लोग 3 टर्म से इस चेयरमैन पद पर रहे हैं नगर के, ऐसा जो काम जो होना चाहिए नगरवासियों के लिए, हर वार्ड के लिए, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और परिवर्तन संसार का नियम है, क्योंकि इस बार भी प्रत्याशी में भी परिवर्तन होगा। मैं नगर निकाय अध्यक्ष पद का चुनाव का प्रत्याशी बनने जा रही हूँ। इसमें आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, समर्थन चाहिए। और मैं एक उम्मीदवार नहीं, मैं आपके परिवार का सदस्य बन के जा रही हूँ। और ये एक कुर्सी का
कुर्सी का चुनाव नहीं है, ये नगर का भविष्य का चुनाव है। इसीलिए आप लोगों को सपोर्ट करना है और हमसे कदम से कदम मिलाकर चलना है। लोहरदगा के नदिया में बन रहे 100 बेड का केयर क्रिटिकल अस्पताल के निर्माण में देरी हो रही है और यही वजह है कि आम लोगों के साथ सदर अस्पताल प्रबंधक को परेशानी हो रही है। साल 2025 तक अस्पताल निर्माण का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन ठेकेदार और प्रशासन की सुस्ती और लापरवाही की वजह से ये तय सीमा में बन नहीं पाया। करीब 52 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण किया जा रहा है, जिसमें सभी तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। बात एकदम सही है, क्योंकि लोहरदगा जिले में सदर अस्पताल नया नहीं बना हुआ है, पुराने बिल्डिंग में ही चल रहा है और इसमें बहुत सा मशीन उपकरण उसमें स्थापित नहीं हो पाता है, जिसके कारण मरीजों को काफ़ी दिक्कत होती है और यहाँ से मरीजों को रेफर करना पड़ता है। खबर जमशेदपुर के, जहां के रहने वाले युवक ने ऑस्ट्रेलिया में झारखंड और अपने देश का नाम रोशन किया है। भारतीय मूल के पहले नौजवान समीर पांडे, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में लॉर्ड मेयर का पद हासिल कर भारत का गौरव बढ़ाने का काम किया। इस नौजवान साथी का आज जमशेदपुर आगमन पर लोगों ने अभिनंदन किया। लोगों ने कहा कि शत्रुघ्न पांडे हमारे सोसाइटी के निवासी हैं और समीर पांडे की इस उपलब्धि पर पूरा भारत गौरवान्वित है। दोपहर में भी हम कुछ जेएमएम के लोग थे, उनके साथ मिले थे और इस पे हम लोग बात कर रहे थे कि कैसे हम लोग बाहर से सीख करके वो चीज़ यहाँ अपनाएं और कैसे यहाँ पे लोगों का उससे बेनिफिट हो, बदलाव आए, एक विजन क्रिएट हो जहाँ की हर किसी को साथ में लेके चला जाए। तो काफ़ी कुछ है जो कि किया जा सकता है और काफ़ी कुछ हो भी रहा है। उसके लिए भी जो लीडरशिप है यहाँ पे, जो लोग काम कर रहे हैं, उनका विजन जो है वो लोग सपोर्ट करेंगे। ये हम भारतीयों के लिए बहुत गौरव की बात है कि हमारे शहर का एक नौजवान, इस सोसाइटी का बेटा ऑस्ट्रेलिया में जाकर के लॉर्ड मेयर का पद हासिल किया। ये हम सबों के लिए अभिमान है, गर्व है और उसी के लिए आज हम लोग यहाँ सभी सोसाइटी वासियों की ओर से, क्योंकि इनका जाने का कार्यक्रम है, आज इनका नागरिक अभिनंदन यहाँ किया गया और भविष्य की इनकी शुभकामना दी गई कि इस नौजवान भारत का परचम ऑस्ट्रेलिया में और दूर तक लहराइए। खबर रांची से, जहां के 3 चौराहों के सौंदर्यीकरण का कार्य अब प्रारंभ हो चुका है। रांची के हिनू चौक, सहजानंद चौक और अरगोड़ा चौक का सौंदर्यीकरण होना है और इस सौंदर्यीकरण से पहले जुड़को की टीम ने सहजानंद चौक का अवलोकन किया और चौक की चौड़ाई को नापते हुए रिपोर्ट तैयार की गई। के 3 चौराहों के चौड़ीकरण कार्य का प्रारंभ हो चुका है। इस वक्त हम सहजानंद चौक पर हैं और आप देखिए कि यहाँ जो मापी की प्रक्रिया है वो यहाँ पर की जा रही है। ये प्रयास किया जा रहा है कि पहली जो कार्य है उसे प्रारंभ कर दिया जाए। अगर हम पूरे सौंदर्यीकरण की बात करें तो हरमू, अरगोड़ा और सहजानंद चौक का जो चौराहा है उसके चौड़ीकरण की ये तैयारी है, जिनमें से सहजानंद चौक पर आप देखिए कि मार्किंग के साथ साथ तमाम प्रक्रियाएं शुरू की जा चुकी है। करीबन 14 करोड़ की मंजूरी हुई है इन तीनों चौकों को सौंदर्यीकरण करने के लिए, जहां फाउंटेन लगाए जाएंगे और अलग अलग तरह से जो इसकी खूबसूरती है वो बढ़ाई जाएगी। अगर इन चौराहों की बात करें तो आज जो जुड़को की टीम है वो यहाँ पर पहुंची है, वो तमाम बिंदुओं पर जांच कर रही है और उसके साथ साथ मापी भी कराई जा रही है कि जो ये चौराहा है, अगर ये बड़ा होता है, ये चौड़ा होता है, तो इसकी चौड़ाई लगभग कितनी होगी और ये जो प्राइमा फेसी है, प्रथम दृष्टि जो है जांच, वो वहां पर सौंपी जाएगी। और इसी वजह से आप देखिए कि यहाँ जो मार्किंग का प्रक्रिया है वो किया जा रहा है। हरमू चौक की बात करें तो 5 करोड़ के अधिक से लागत से उसका सौंदर्यीकरण हो रहा है, अरगोड़ा 4 करोड़ के अधिक लागत से और सहजानंद चौक 4 करोड़ की अधिक लागत से की जो स्वीकृति है वो मिल चुकी है और तमाम जो प्रोसेस है वो भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तीनों ही चौकों पर इस तरीके का जो प्रोसेस है वो आपको देखने को मिलेगा और इसी वजह से आप देखिए कि आज अहले सुबह जुड़को की टीम सहजानंद चौक पर पहुंची हुई है। सौंदर्यीकरण करने से पहले जो रिपोर्ट है वो विभाग को सौंपी जाएंगी और उसके बाद जो तीनों चौकों का सौंदर्यीकरण का कार्य है वो प्रारंभ हो जाएगा। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची।
खबर रांची से, जहां जन समस्याओं को लेकर रांची उपायुक्त की जन संवाद देखने को मिली और इस कार्यक्रम में कई अहम मामले सामने आए, जिसमें सबसे ज्यादा शिकायतें जमीन से जुड़ी हुई रहीं। जन सुनवाई के दौरान ये भी खुलासा हुआ कि बुंडू इलाके में भू माफियाओं ने जमीन पर कब्जा कर रखा है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए रांची उपायुक्त ने बुंडू अंचलाधिकारी को तत्काल कार्रवाई का निर्देश दिया। जैसे दिव्यांग लोग भी यहाँ आ रहे हैं तो उनकी कोई समस्याएं हैं तो उसको भी हम लोग निदान कर रहे हैं, और इसके माध्यम से हम लोग प्रयास करते हैं कि जो हमारे जिला प्रशासन के जो 4 आधारभूत स्तंभ जो है, प्रखंड, अंचल, थाना और पंचायत, उसके ऊपर भी एक तरह का नियंत्रण और निगरानी रखे और वहाँ के कार्य जो है समय समय पर निष्पादन। भारत निर्वाचन आयोग भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और निर्वाचन प्रबंधन सम्मेलन 2026 के आयोजन के लिए पूरी तरह से तैयार है। इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट इसका आयोजन कर रहा है और 3 दिवसीय सम्मेलन 21 जनवरी से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। सम्मेलन में 70 से ज्यादा देशों के लगभग 100 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार उद्घाटन सत्र की शुरुआत करेंगे और कार्यक्रम में चुनाव प्रबंधन, वैश्विक चुनावी चुनौतियों, नवाचार और सर्वोत्तम प्रथाओं पर चर्चा की जाएगी। इस दौरान निर्वाचन आयोग ECI NET डिजिटल प्लेटफॉर्म भी लॉन्च करेगा। और फिलहाल यहाँ रुक रहे एक छोटे से अंतराल के लिए, फौरन होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ।